हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द मार्केट डिकोडर। आज हम एक ऐसे बैंक की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रखा हुआ है। इस स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक बहुत ही विजिबल है मार्केट्स में। अगर आप छोटे से बड़े शहर में जाओगे, छोटे से बड़े मार्केट में जाओगे, तो आपको बंधन बैंक का ब्रांच बहुत इजीली दिख जाएगा। इनकी सर्विस भी अच्छी है, इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इनका एक्सपेंशन बहुत ही अच्छा हो रहा है और पिछले 15-20 साल से बहुत ही अच्छी प्रेजेंस इन्होंने दिखाई है। लेकिन जब इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को देखता है तो ये समझ नहीं पाता है कि जब इनकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है, इनका एक्सपेंशन इतना अच्छा है, इनकी सर्विस, इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो ये सेम चीज़ स्टॉक के प्राइस में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, कंपनी के फंडामेंटल्स। हम अभी फंडामेंटल्स को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि इतनी अच्छी विजिबिलिटी के बाद भी क्यों इन्वेस्टर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये सेम विजिबिलिटी हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस में क्यों नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा प्लेलिस्ट में स्टॉक एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट है, वैसे हमारे 4 प्लेलिस्ट हैं, बट जो स्पेसिफिकली स्टॉक एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट है, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करें। एक एक स्टॉक जो उसमें बताए गए हैं, लगभग 12-13 स्टॉक्स हमने कवर किए हैं, उसमें अच्छे बुरे सारे तरह के स्टॉक हैं। आप समझें कि बैलेंस शीट एनालिसिस होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। जब तक हमें एक प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, हमें एक आइडिया नहीं होने लगता है कि स्टॉक हेल्दी है कि नहीं, तब तक हम अच्छा स्टॉक पिक नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं बंधन बैंक के ऊपर। अगर बंधन बैंक के बिजनेस को शॉर्ट में समझें तो बंधन बैंक ने 2001 में खुद को स्टैब्लिश किया था एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं? आपने बैंक्स को देखा है, बैंक्स कैसे काम करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का और दूसरी तरफ एग्जांपल लेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। बैंक्स आपको लोन देने के पहले सबसे पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपका केवाईसी करते हैं, फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में वो मांगते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका सैलरी स्लिप, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो भी सारे प्रूफ्स हो सकते हैं वो बैंक्स लेते हैं। और उस बेसिस पे इंश्योर होने के बाद कि आप एक अच्छे कस्टमर है, आपका सिबिल अच्छा है, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको एक लोन डिसबर्स करते हैं। बट इमेजिन करिए वो लोग जो आपके घर में हाउस हेल्प का काम करते हैं, वो लोग जो सब्जी बेचते हैं, रेडी लगाते हैं, बाजारों में छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, उनके पास तो कोई सैलरी स्लिप नहीं है, उनके पास तो कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुतों के तो बैंक्स भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर लोन चाहिए, एक छोटा टिकट साइज का लोन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सब्जी लगाता हूँ और मुझे कल की सब्जी खरीदने के लिए 5,000 या 10,000 रुपये चाहिए, तो वो पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? बैंक से। क्योंकि मनी लेंडर से लेना बहुत महंगा होता है। गांव में जो लोग पैसा देते हैं वो 5 या 10% पर मंथ चार्ज करते हैं, जो कि लगभग 120% या 60% साल का होता है। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसा कि नाम से ये बहुत क्लियर है, माइक्रो फाइनेंस ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी छोटे। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी माइक्रो फाइनेंस करते हैं। आपकी सारी कंपनियां जो आपको आज स्मॉल फाइनेंस दिखती हैं, जैसा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सारी ही कंपनियां कहीं ना कहीं एक टाइम पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही थी। तो ये माइक्रो फाइनेंस एग्जैक्टली कैसे काम करता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मोस्टली महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाती हैं। तो एक ग्रुप में ये मेंबर्स 5 से लेकर 15 हो सकते हैं। और इसमें इसमें कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप गारंटी का। इसका मतलब कि मैंने 5 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से दे दिए, लेकिन मैंने इनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, तो मैं ये रिस्क कवर कैसे करूंगा? तो यही रिस्क कवर होता है ग्रुप गारंटी से। इसका मतलब अगर उन 10 मेंबर्स में से, अगर उन 15 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर ने किसी एक पर्टिकुलर मंथ में पेमेंट नहीं की, या वो एक मेंबर डिफॉल्ट कर गया, तो बाकी 14 मेंबर्स, बाकी 9 मेंबर्स उस डिफॉल्ट की पूर्ति करेंगे, उस डिफॉल्ट को वापस करेंगे बैंक को। तो ये होता है ग्रुप रिस्क शेयरिंग मॉडल। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे और समझते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये था कि इतने अच्छे एक्सपेंशन के बाद भी, इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी क्यों बंधन बैंक इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दे पा रहा है? जिसका आंसर इसके फंडामेंटल्स में छुपा है। चलिए समझते हैं। अगर हम बंधन बैंक को स्क्रीनर पे ओपन करें
और इसका स्टॉक प्राइस देखें तो इसका करंट स्टॉक प्राइस 177 रुपीज़ का है। अगर हम इसके चार्ट पे चलें तो आप चार्ट पे देख पाओगे, अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखें तो एक टाइम ये स्टॉक लगभग 700 पहुंच चुका था। अब 700 से गिरता गिरता लगभग 130 के करीब भी पहुंचा था और अब ये वापस से ऊपर बढ़ रहा है और अभी 177 के करीब है। बट अगर आप इनकी ट्रेजेक्ट्री देखो स्टार्टिंग से, तो ये 700 के बाद से केवल गिरता ही आया है। अगर आप इनका स्लोप देखोगे तो ये एक फॉलिंग स्लोप है, एक एल शेप बन रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसमें चीजें लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। अब देखते हैं सबसे पहले इनके क्वार्टर्स पे चल के। अगर आप क्वार्टर्स पे चलो तो अगर आप देखोगे जून 2022 का क्वार्टर जो है, जो कि आज से 12 महीने पुराना क्वार्टर था, सॉरी 12 क्वार्टर्स पुराना क्वार्टर था, उसमें इनकी रेवेन्यू 4055 करोड़ की थी। फिर आप देखोगे जो करंट इनका रेवेन्यू है वो 5476 है, जो कि बढ़ता हुआ है। और अगर आप सारे क्वार्टर्स देखो तो ऑलमोस्ट ये इनके टॉप क्वार्टर्स में से इनका टॉप क्वार्टर यही है, 5500 करोड़ के करीब है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टक दिख रहा है। तो रेवेन्यू में ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक ही ठाक है कह सकते हो। बट गेम स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट पे। अगर आप नेट प्रॉफिट पे आओ तो आप देखोगे कि इनका जो 2022 जून का क्वार्टर था उसमें 886 करोड़ का प्रॉफिट था, विच वॉज अ गुड स्टार्ट। फिर ये 209 हो जाता है, फिर 291 हो जाता है, फिर ये 808 हो जाता है, फिर ये 721 हो जाता है, फिर ये 55 भी होता है, फिर ये 1000 भी होता है और अभी भी ये 372 का है। तो आप देखो 12 क्वार्टर पहले ये सेम जून के क्वार्टर में 886 करोड़ था और 12 क्वार्टर बाद 372 करोड़ का है। डेफिनेटली समथिंग इज नॉट राइट। इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट में चाहते हैं कि उनके जो भी स्टॉक्स हैं, उनकी जो भी कंपनीज हैं, वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे परफॉर्म करें। भले वो ग्रोथ 5% का ही क्यों ना हो, बट वो 5% का ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर एक किसी क्वार्टर में वो 25% से बढ़ता है, अगले क्वार्टर में 25% से गिरता है, देन डेफिनेटली इट इज नॉट अ ग्रेट स्टॉक टू बी इन। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलें तो आप देखोगे कि जो रेवेन्यू 2015 में जीरो दिखा रही है, जो कि एकदम स्टार्ट ही हुआ था, इनका यूनिवर्सल बैंक स्टार्ट हुआ था जब, ये बढ़ते बढ़ते 1500 से बढ़ते बढ़ते आप देखोगे ये लगभग 22,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। नो डाउट रेवेन्यू में इनकी ग्रोथ अच्छी है। फिर अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ता हुआ अब यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। एक बार ये 275 करोड़ है, फिर 112 है, फिर 1346 है। अब यहाँ तक आप देखोगे तो आपको सही दिखेगा। मार्च 2020 कोविड के पहला वाला साल जो है, वहां तक ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं कम से कम। यहाँ से दिक्कत से स्टार्ट होती हैं जब इनका पोर्टफोलियो खराब हो जाता है, बहुत सारे लोग पैसा वापस नहीं करते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे एक बहुत ही बुरी इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है इस कंपनी की। यहाँ पे 126 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 2000, फिर 2200, फिर 2700 और ये फिर 2000। तो अगर यही ग्रोथ 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 ऐसे होती तो इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं ऐसे स्टॉक्स को। लेकिन ये 2000, 1500, 3000, 1800 किसी भी सेक्टर में ऐसी कंपनीज को प्रेफर नहीं किया जाता है, या फिर ये कंपनीज इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दे पाती हैं। अपने लेवल पे ये ग्रो करती हैं, ब्रांचेस ग्रो करती हैं, बट क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है तो बहुत पैसा नहीं बनता है इन्वेस्टर्स का। ये तो हुई बात जो नॉट सो गुड फैक्टर्स की है। अब हम थोड़े गुड फैक्टर्स की भी बात करते हैं, एक दो। अगर आप प्रमोटर्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि ये प्रमोटर्स जो थे इन्होंने अपना होल्डिंग कंसिस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे इस क्वार्टर में इनका होल्डिंग बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। बट क्योंकि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के अंदर से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी स्टेक बढ़ाना एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो ये एक इसके लिए पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs भी यहाँ पे धीरे से अपना स्टेक बढ़ाए हैं। सेम गोज विद द DIIs, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। 15 यहाँ था, उससे बढ़ के इतना हो रहा है।
तो हमें कुछ कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिग्नल्स दिख रहे हैं, बट ये सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है। और जब भी हम बैंक्स को देखते हैं तो बैंक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए, देखने के लिए, वो होता है उनका एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों। क्योंकि बैंक्स का काम ही होता है लोगों को पैसा देना। तो मैं अगर एक बैंक हूँ, मैंने मार्केट में 100 करोड़ रुपए बांटे हुए हैं, और अगर मुझे 100 रुपये में से 5%, 6%, 10% पैसा मेरा मार्केट में फंसा हुआ होने का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स रेगुलरली पे नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसा एनपीए में जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एनपीए की बात करो तो ग्रॉस एनपीए जो था ये इनका जून 2022 में 7.25% का था, एंड इट इज़ वेरी हाई। ग्रॉस एनपीए आपका 2-3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और नेट आपका 1% से हमेशा कम होना चाहिए। 0.5% से कम हो तो बेटर है, लेकिन 7.25 से ये स्टार्ट करता है। और अगर आप देखो तो उसके बाद इन्होंने एक अच्छा कमबैक भी किया, ये 4.87 के करीब आ गए, बट यहाँ से फिर से ये बढ़ता है, फिर 7 के करीब आ जाता है, और फिर ये इस पे कंट्रोल पाते हैं, 3.84 करते हैं। अब यहाँ से ये फिर से बढ़ रहा है, और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते लगभग 5% के करीब आ गया है। सेम गोज विथ नेट एनपीए, जो नेट एनपीए 1.11 का हो गया था और लोगों को लग रहा था कि ये 1 के नीचे आ सकता है, ये फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है और अब 1.36 पे चल रहा है। तो पिछले 4-5 क्वार्टर का हाईएस्ट एनपीए है बैंक्स के लिए। बढ़ता हुआ एनपीए, चाहे वो किसी भी प्रपोर्शन में हो, चाहे वो बहुत ही मिनिस्क्यूल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बैंक्स का एनपीए बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स उसे थोड़े से कॉशन के साथ ही देखते हैं, और नए इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाने से डरते हैं। और एक और नई चीज़ है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी हेल्प करेगी फ्यूचर में चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। आपको हमेशा एक चीज़ देखना है कि इंडिया 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जो कंपनीज मोस्टली वेस्ट और साउथ में इस्टेब्लिश है, मतलब उनकी ब्रांचेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट, आप देखोगे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा करते हैं। स्पेशली अगर वो बैंक्स हैं तो उनका रिटर्न जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनकी रीपेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे गरीबी थोड़ी कम है। तो जो एक माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर आपका बंगाल में होगा, यूपी बिहार में होगा, और एक माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर जो आपका कर्नाटका में होगा, बेंगलोर में होगा, इनके भी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सेम गोज विद द पीपल हु आर अर्निंग वेल। तो एक मिडिल क्लास पर्सन जो बेंगलोर में जो कमा रहा है और जो बंगाल और बिहार में या फिर यूपी में कमा रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा ही कमाएगा। तो इसीलिए जब आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट में, यानी महाराष्ट्र में, मुंबई साइड, या साउथ में, साउथ के उन स्टेट्स में जो बिजनेस अच्छा करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करेगी। ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है, बट ऐसी चीज़ें आपको अनदर स्टॉक्स में भी दिखेंगी। स्टॉक एनालाइज करने के लिए खुद से भी ऐसे आप स्टेप्स ले सकते हैं चीज़ों को चेक करने के लिए, जो कि स्क्रीनर के डॉक्यूमेंटेशन टैब में आपको मिल जाती है। इनकी पीपीटीज मिल जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो ये चीज़ें। इसमें हम कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे देखेंगे। अगर हम इनके प्रेजेंटेशन पे चलें और कुछ की एलिमेंट्स देखना चाहें जो हमारे काम के हैं, तो उसमें अगर हम ब्रांचेस को देखें तो ये 1750 है, विच इज़ इम्प्रेसिव, अच्छा है। टोटल कस्टमर्स देखें तो टोटल कस्टमर्स लगभग 31.4 मिलियन है, यानी 3 करोड़ के ऊपर कस्टमर, अच्छी बात है। डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें तो ये 98% ऑफ द टोटल रिटेल ट्रांजैक्शन है, तो ये काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हो कि इनका डिजिटल इंफ्रा काफ़ी अच्छा है। और अगर आप डिजिटल ऑनबोर्डिंग देखो तो 92% सेविंग अकाउंट जो है डिजिटली ओपन हो रहे हैं। तो दीज आर गुड फैक्टर्स कि कंपनी डिजिटली अच्छा कर रही है। अब यहाँ पे हम आते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट्स, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो आप देखो कि ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा बिजनेस है इनका, ऑलमोस्ट 50%, फिर नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न। तो साउथ और वेस्ट में सबसे कम बिजनेस है इनका। तो आपको समझ में आया होगा इनका फंडामेंटल्स कैसा है, इनका बिजनेस कैसा है, और ये कहाँ लैग कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ ये इम्प्रूव कर लें तो वापस से इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पे आ जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इनका डिजिटल इंफ्रा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैनेजमेंट के थोड़े से पुश के बाद आपको दिखेगा कि इनकी ग्रॉस एनपीए बुक्स कम हो रही हैं, और ये सिक्योर्ड एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड आ सकता है। बट वो टर्न अराउंड देखने के लिए हमें वो सेम चीज़ एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर में
दिखनी चाहिए, तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स इसके कैसे हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। ये रहा हमारा बंधन बैंक का चार्ट। तो अगर हम इसको इसके पीक पे देखें तो ये अपनी पीक पे लगभग 745 तक गया था और ये था 2018 का टाइम। फिर हम अगर करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस इनका जो बनता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चार्ट को, ये है वही 177 के करीब। तो हम अगर बेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, बेस्ट कंडीशन कि अगर ये स्टॉक यहाँ से अपने टॉप को टच करता है तो ये आपको लगभग 336% का रिटर्न बना के दे सकता है। अब ये तो बात हुई दे सकता है, देगा या नहीं देगा ये तो डिपेंड करेगा इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो ऐसे एक्सपेक्टेशन करना मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो 5-5 साल से चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन ये स्टॉक टर्न अराउंड करेगा, और वो 40% 50% के लॉस में बैठे हैं। बहुत लोगों ने इसको एवरेज किया होगा, तो वो लोग क्या करें। अब देखिए ये कोई सेलिंग बाइंग टिप्स नहीं होती है, बट एक जनरल रूल है, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल आपने बंधन बैंक जैसा स्टॉक होल्ड किया है जो कि बार बार उसके प्रॉफिट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, एनपीए ऊपर नीचे हो रहे हैं, और वो आप 40% 50% के लॉस पे उसको आपने होल्ड किया है। आप सर्च करो एक दूसरी कंपनी जो कि अच्छी है, अच्छी इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेबल है। तो अगर स्टेबल फाइनेंशियल्स हैं और वो कंपनी अपने टॉप से 40% 50% डाउन है, तो आप इसका पैसा उसमें मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आपने वही 50% लॉस पे दूसरी कंपनी ली है, बट ये कंपनी स्टेबल है, ये कंपनी की ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको अगले कुछ क्वार्टर्स में पैसा बना के दे दें। लेकिन अगर बंधन बैंक की कहानी यही रहती है और 1-2 क्वार्टर्स और ख़राब आ जाते हैं तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से भी बहुत बुरा परफॉर्म कर जाए। और अगर आपने ये स्टॉक होल्ड किया है 10% 15% के लॉस पे, तो मुझे लगता है कि उसे आप होल्ड करो तो बेटर है। बट ऐसे ही करना है कि क्वालिटी स्टॉक ढूंढो। जैसे कि हमने सर्च किया था तो आपको एस्ट्रल जैसे स्टॉक मिले थे, कोलगेट पैल्मोलिव जैसे स्टॉक दिखे थे, टीसीएस जैसा स्टॉक था, टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक था। अब ये सारे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिन्हें हाथी कहा जाता है स्टॉक मार्केट का। तो आप कोशिश कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालने के लिए जो स्टेबल हैं, सब कुछ है। अब आप कह सकते हो कि लेकिन वो तो लार्ज कैप हैं, वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो लार्ज कैप डिस्काउंट में है, वो अपने टॉप पे जाने के बाद कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो अलग क्वेश्चन है। बट लार्ज कैप्स अगर बहुत डाउन होते हैं तो एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, उन स्टॉक्स का प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम बहुत ही स्टेबल है। तो उस तरीके से चीज़ों को सोचना है, ये हमेशा आपका ही डिसीजन रहेगा। आप अपने रिस्क को बेटर समझते हैं। हर इंसान की अपनी इच्छा हो सकती है। कोई इंसान कह सकता है कि अगर मैं 30% कमा लूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक से देन इट इज़ एनफ फॉर मी। कोई कह सकता है कि नहीं भाई मेरे को 336% ही चाहिए। तो उनके अपने अपने रिस्क हैं। अपने रिस्क को अपने तरीके से समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या आपको यहाँ से मूव होना है या फिर आप रेडी हैं वो लॉस झेलने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके स्टॉक के ओवरऑल पोर्टफोलियो का ये केवल 2% हो, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके स्टॉक पोर्टफोलियो का ये 15% हो। तो दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग है, दोनों का जो एंग्जाइटी लेवल है वो अलग होगा स्टॉक के अंडर परफॉर्मेंस के लिए। अगर मेरे पोर्टफोलियो में भी बंधन बैंक है बट 1.5-2% का है, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से कितना मूव करता है। अगर ये मुझे 400% दे दे देन इट इज़ गुड, ना दे स्टिल इट इज़ फाइन, वो 2% कितना ही डेंट डाल देगा। तो मेरा रिस्क वैसा है, आप अपने रिस्क को समझो और उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने फीडबैक्स को कमेंट में मेंशन करो। ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर के कहने पे आई थी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी और वीडियोस को कैटर कर पाएँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपके इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उनका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।